बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारा कॉन्टिन्यूम स्केलिंग टेक्निक हमने कल पोस्ट की थी, उस पर कोई सवाल है तो वो देख लें, वरना फिर एनीथिंग। ये सेशन तो हमारा गपशप का सेशन ही है। इसमें मोई साहब मेरे ज़हन में एक सवाल ये था कि ये इंटेंशनली यानी रियलिस्टिक रखना है या इसको कंजर्वेटिव रखना है? नहीं, नहीं, जैसे उस रियलिस्टिक मोमेंट रखना। में फीलिंग तो एक्सट्रीम ही होती है। हुँ। यानी अगर मैं जैसे प्रेजेंटेशन हुई किसी क्लाइंट को और उसमें बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत बुरी हो गई, और अब मुझसे अगर किसी कॉलीग ने पूछा कि कैसा हुआ, तो अगर मैं उसको एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दूं तो शायद एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन उस वक्त मेरे लिए यही होगी कि भाई टोटल गड़बड़ हो गई। बट नताइज के लिहाज इज से होगी दिस ना। टेक्निक, सॉरी, किस लिहाज से होगी? आप जब ये कहेंगे कि बिल्कुल गड़बड़ हो गई, तो फॉर इंस्टेंस लेट्स से यू यू हैव मेड अ प्रेजेंटेशन और वो प्रेजेंटेशन अपने नताइज के लिहाज से अगर कामयाब हो जाती है, तो हम उसको ये समझेंगे कि इट वाज़ अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। और नताइज के लिहाज से कामयाब नहीं होती तो हम शायद ये समझेंगे कि इट वाज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। एक तो ये एस्पेक्ट है ना, यानी ये बात कि बिकॉज़ द फीलिंग्स ओवर हियर आर इंटेंस इन द मोमेंट, तो हम उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं देख सक रहे। ये एस्पेक्ट एक अलग एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट ये कि मैं प्रेजेंटेशंस की फील्ड में एक नया आदमी हूँ, तो क्या मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ? ये दोनों अलग-अलग रखने हैं। हम्म। ठीक है जी। यानी हम बिकॉज़ जनरली हम जो अपनी फीलिंग्स बयान कर रहे होते हैं, वो इस लिहाज से कर रहे होते हैं कि हमारा ख़्याल है कि यार ये मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए या जिस जिस मकसद के लिए गया था, वो मकसद हासिल नहीं होगा, तो मैं उसको ज़ीरो कर देता हूँ। यानी आई शुड ब्रेक इट डाउन एंड ट्राई टू सी कि किस-किस चीज़ में मैं बेहतर था और किधर-किधर मेरे से मुश्किल हुई मुझे, एंड देन मे बी वर्क ऑन इट। दिस विल गिव यू अ चांस टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव। ये तो जो ये वाला एस्पेक्ट है, मिसाल के तौर पर आई वाज ट्राइंग टू यू नो गेट अ लीड और टू टू मटेरियलाइज अ लीड, और वो नहीं कामयाब हुआ, तो ये तो असल में ज़िंदगी के टारगेट्स हैं ना, कुछ मिल जाएंगे कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बात कि मैंने ज़िंदगी को एक लर्निंग की जर्नी बनाकर बेहतर होना है, उस लिहाज से ये बहुत बेहतर है। तो आती है मैं समझ। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कह रहा था, अगर मैं उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो शायद हम ये कह रहे हैं इस टेक्निक में कि हमने एक वी नीड टू टेक अ मोमेंट, सॉरी, पॉज करना है हमने, और हमने ये जितना मुमकिन हो उस वक्त ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को देखना है, थोड़ा सा जूम आउट करके, पुल आउट करके, राइट। क्योंकि राइट। मामले की इंटेंसिटी तो बहरहाल हमें पुल करेगी इंटरनल, अगर वो सिग्निफिकेंट मामला है, तो अगर इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो उसमें बड़ा क्रिटिकल है कि हम वो पॉज लें और जितना जूम आउट कर सकते हैं जूम आउट करें, और जितना ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को देखने की कोशिश कर सकते हैं देखें। बिल्कुल। उसी से मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। एब्सोल्युटली। यानी लेट्स से यू वर ट्राइंग टू गेट अ डील, टू ब्रेक अ डील, स्ट्राइक अ डील, तो इस सूरत में जो आपकी डील है वो तो नहीं होगी, लेकिन कहीं इसके नतीजे में अगर मैं दिल बर्दाश्ता हो गया, तो आइंदा की डील पे भी कोई वल्नरेबल कर दूंगा। तो आई हैव टू कीप वर्किंग एट इट टू इम्प्रूव। ये वो चीज़ है जो कि आपकी ना, जो अभी आपने बड़ी अच्छी बात जिधर से आगाज़ फरमाया था, आपने फरमाया कि जो मेरी फीलिंग्स हैं वो बड़ी इंटेंस होंगी, और वही असल में मेरे लिए उस वक्त फीलिंग्स रियलिटी बन रही होती हैं। यानी मैं ये समझ रहा होता हूँ कि बिकॉज आई फील इट डिड नॉट गो वेल, देयरफॉर इट डिड नॉट गो वेल, बट लेट मी ब्रेक इट डाउन, लेट मी सी क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने इस दफ़ा बेहतर की हैं और क्या क्या चीज़ें विच नीड सम वर्क, और फिर उसके ऊपर वर्किंग प्लान बनाया जाए कि मैंने उन पे क्या काम करना है, उसका प्लान भी बनाया जाए। दैट विल बी अ गुड आइडिया। बिल्कुल और ये ठीक है। हर चीज़ में मुझे अप्लाई जो समझ करेगा। में आ रहा है इसका मतलब है, सॉरी, प्लीज बिल्कुल, प्लीज। बिल्कुल ठीक है। जी, मैं बस यही कह रहा था कि जो मुझे
समझ में आ रही बात वो ये है कि जज़्बात का लेंस ही तो है जो हम चाह रहे हैं कि उससे ना देखें चीज़ों को, एग्ज़ैक्टली, और उसी का एक टूल है ये, और वो अचानक से तो होगा नहीं ज़ाहिर है, बिल्कुल, इंस्टेंटली बिल्कुल। तो नहीं होगा। और ठीक है, दूसरा ये कि कई चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में आपके नताइज ने तो ऐसे ही निकलना है, कुछ ने निकलना है, कुछ ने नहीं निकलना। हमारा सफ़र नहीं रुकना चाहिए। यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि मैं टारगेट कर रहा था नहीं हुई, अभी नहीं हुई। तो मैंने पीछे मुड़ के ये ज़रूर देखना है कि क्या-क्या चीज़ें बेहतर हो गईं, कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो मैंने बेहतर करनी है। मेबी आई कैन लर्न सम न्यू स्किल्स, हाउ टू वॉइस माय प्रपोज़ल्स, ये सब चीज़ें मैं सीखूँगा और इस जर्नी को जारी रहना है। नताइज कुछ निकलने हैं, कुछ नहीं निकलने हैं। कुछ गलतियाँ होंगी, गलतियों को अपना एसेट बना लें, अपने लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बना लें कि मैंने उनसे सीखना है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू। रुकना नहीं है। या एब्सोल्युटली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। फीलिंग्स कई दफ़ा रोकने की कोशिश करती भी हैं हमें। जब हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वी जस्ट लाई बैक एंड वी थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन। नो, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट कैन बी। और ये आई थिंक जैसे आपने भी कहा ना, हर चीज़ पे अप्लाई होता है, कि द वे आई एम थिंकिंग एग्ज़ैक्टली, अबाउट इट इज़ कि नॉट ओनली वर्क एनवायरनमेंट में या कोई ऐसे मामलात में जहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल मसबुल सेट किया है जो बड़ा टैंजिबल है, बल्कि ये अगर हम किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे राइट, काम कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, उसमें भी बहुत टेंडेंसी होती है कि वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पे फिर आप फ्रस्ट्रेट होके ये सोचते हैं कि मैं तो जो कर सकता था मैंने कोशिश कर ली। बिल्कुल, तो मामलात अगर बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये नहीं चलने वाला आगे, या एग्ज़ैक्टली। कोई चांस नहीं है, और वो आप गिव अप करने की तरफ। और शायद होता फिर ये कि जो छोटी-छोटी अगर इम्प्रूवमेंट आई भी है, स्टेपिंग स्टोन्स अगर कुछ बने भी हैं, तो हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे होते हैं। हम उसको सक्सेस की तरह देख ही नहीं रहे होते। और एक और चीज़ बड़ी जो इम्पोर्टेंट होती है जी, मैं वो आपसे अर्ज़ करता हूँ, व्हिच व्हिच रिमेन्स हिडन फ्रॉम अस। होता ये है कि हमारी रिलेशनशिप्स में एक हिस्ट्री होती है और वो हिस्ट्री को हम अब वी वांट टू प्ले अ डिफरेंट रोल इन दिस, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब हम अपने आप को इम्प्रूव करने का आगाज़ करते हैं फॉर क्वाइट सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन द अदर पर्सन जिसके साथ हम रिलेशनशिप बेहतर करना चाह रहे हैं, वो इसको एक मैनिपुलेटिव टेक्निक समझता है, वो इसको एक स्किल समझता है, वो इसको चेंज नहीं देख रहा होता। और जब आप गिव अप करते हैं और वापस अपने ओरिजिनल बिहेवियर पे आ जाते हैं तो उसकी ये बात फिर साबित भी हो जाती है। यानी वो ये कहता है कि देखा, मैं सोच रहा था ना कि इट वाज़ ओनली अ स्किल, ये कोई चेंज नहीं है। चेंज अगर होता तो उसको तो बरकरार रहना चाहिए था ना। तो ये जो उसकी इंटरनल परसेप्शंस हैं, हम उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी नेगेटिवली इस सिचुएशन में। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। जी, नौशाबा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। पहले तो आपके आर्टिकल्स का कहना था जो आप करते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आप पढ़ रही हैं, मैं तो इस पे बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने उनको पढ़ने के काबिल समझा है। मैंने वो नया शुरू किया है, मैं सोच रहा था कि बस इसको जारी रखा जाए किसी तरह से, अल्लाह ने चाहा तो थोड़े बेहतर हो जाएँगे। नहीं, अगर नहीं सर, आपको उसमें अच्छे काफ़ी लगें तो हेल्प होती है, बल्कि वो ये होता है कि एक अभी चल रहा होता है तो दूसरा आ जाता है, तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, अभी पुरानी चीज़ पूरी नहीं हुई। अच्छा। जी, अब तो वो बल्कि मैंने आपसे पूछना भी था कि उसमें क्या स्ट्रैटेजी की जाए? एक तो आपके उन आर्टिकल्स में, और अभी आपका जो रिसेंट एक फीलिंग पे था, जी। उस पे भी मैंने बात करनी थी कि आपने कहा था कि उसको थोड़ा अवेयर हो जाओ। तो सर, किस किस हद तक किसी फीलिंग से अवेयर होना चाहिए? और जब आप अवेयर होते हो तो कई दफ़ा आप उसी में बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हो उस फीलिंग में। तो उससे कैसे बचा जाए? अपनी वोकैब्युलरी बनाने की कोशिश करें सबसे पहले, ठीक है? अच्छा, आप जब वोकैब्युलरी बनाने की कोशिश करते हैं, एक है एस्टेब्लिश्ड वर्ड्स। मैं ये दिस इज़ स्लाइटली थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग बात हो सकती है जो मैं ये कर रहा हूँ। इसको
बताइएगा अगर बात समझ में नहीं आती तो प्लीज़ प्लीज़ डू गिव मी योर फीडबैक। देखिए, वोकैब्युलरी एक तो ये है कि देयर इज़ एन एग्जिस्टिंग वोकैब्युलरी। हम इरिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, रेज को, एंगर को, इनको एक कैटेगरी में रखते हैं ना। इरिटेशन को भी हम गुस्सा कह देते हैं, फ्रस्ट्रेशन को भी गुस्सा कह देते हैं, रेज को भी गुस्सा कह देते हैं, एंगर को भी गुस्सा। उर्दू में वोकैब्युलरी मुझे ऐसा लगता है जैसे, यानी मेरी हद तक मेरी इन्फॉर्मेशन की हद तक कम है, लेकिन अंग्रेज़ी में काफ़ी है। हमने उसकी सटल किस्म की कैटेगराइजेशंस की हुई हैं, लेकिन ये कैटेगराइजेशंस हैं सिर्फ सोशल, ये आप समझ लें, यानी बेसिकली सोशल हैं, जस्ट टू कन्वे द मीनिंग। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ। आपने खुशी का तजर्बा किया हुआ है, ठीक है, समथिंग मेक यू फील वेरी प्लेजेंट एंड दे मेक यू फील हैप्पी। इसमें मिसाल के तौर पर एक खुशी ये है कि मैं जो टारगेट कर रहा था मुझे मिल गया, ठीक है। इसके लिए एक और वोकैब्युलरी बना लें, सटल डिफरेंसेस के लिए। वोकैब यानी आपको अगर कोई फीलिंग आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, ये अच्छी किताब है, इसने मुझे बड़े मसले में डाल दिया है, इसलिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर सर्टिफिकेशंस भी की हैं, कोचिंग की सर्टिफिकेशन भी की, और उससे उस किताब के नतीजे में सारा कुछ गड़बड़ हो गया। यानी अब मुझे सीरियसली ये सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं इसके बाद वाक़ई इमोशनल इंटेलिजेंस लेने की पोज़ीशन में भी हूँ? क्योंकि जो मालूमात उसके नतीजे में मिली है, उससे जो जितना भी क्लासिकल व्यू है इमोशंस का, वो सारा प्रॉब्लमैटिक हो गया। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी कि स्पेनिश में खुशी के लिए, एक ख़ास किस्म की खुशी के लिए एक अलग वर्ड है। वो मुझे वर्ड नहीं याद ज़ाहिर है, इट्स अ स्पेनिश वर्ड, लेकिन हम उसके लिए कोई भी लेट्स से कोई लफ्ज़ सा वर्ड भी उठा लें तो वो चल जाएगा। आपकी वोकैब्युलरी है। वो वर्ड इस किस्म की खुशी है, वो खुशी ये है कि जो आपको उस वक़्त होती है जब आपका दुश्मन हारता है। आपने इस खुशी का इज़हार बड़ी जगह देखा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप से निकल गया। अब उसको इस चीज़ का इंतज़ार है कि इंडिया कब निकलेगा, और उस दिन बड़ी खुशी मनाई जाती है जब इंडिया निकल जाता है। पाकिस्तान के जो जनरल अवाम का जो है होता है ना, तो इसके लिए एक नया वर्ड तलाश कर लिया। अच्छा, ये प्रॉब्ली स्पेनिश में या किसी किसी लैंग्वेज में, पोर्चुगीज़ में ये वर्ड है इसके लिए। यानी वो वर्ड इस खुशी के लिए नहीं, यानी खुशी का एक वर्ड है, हैप्पीनेस, आई एम फीलिंग जॉयफुल, आई एम फीलिंग हैप्पी। ये जो हैप्पी है, इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं, कभी इस वजह से, कभी इस वजह से, कभी इस वजह से हैप्पी। तो उनके लिए आप जब वर्ड्स बना लेते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस इज दैट यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स, कि मेरी ये फीलिंग क्या है। अच्छा, इसके बाद फिर उस फीलिंग को, यानी किसी के हारने से मुझे खुशी अगर हो रही है, तो ये क्या खुशी है, यानी व्हाट इज दिस हैप्पीनेस। ये एक टोटली सोशली कंस्ट्रक्टेड खुशी है, इस लिहाज से कि अगर मैं इस जगह जिधर पैदा हुआ हूँ ना हुआ होता और कहीं और पैदा हुआ तो ये खुशी मुझे ना होती। ये जो एस्पेक्ट है ना इसके अंदर, मैं एक चीज़ को, जिस चीज़ को देख रहा हूँ, उसको इंसल्टिंग बिहेवियर समझ रहा हूँ, तो क्या वजह है कि मैं इसको समझ रहा हूँ, मैंने किधर से सीखा है। ये कोई ये इमोशंस तो मेरे अंदर पोटेंशियल्स हैं जिनसे वो इमोशंस बन जाती हैं, वो नेचर में ये पोटेंशियल्स रखे हुए हैं, लेकिन किस वजह से बनेगी। यानी मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, ये कल का वाक़या है, और मेरे लिए इसी तरह के तजुर्बात जो हैं वो बड़े लर्निंग का बायस बनते हैं। मेरा जो सन इन लॉ है, ही हैज़ अ प्रॉब्लम विद स्पाइडर फोबिया जिसको आप कहते हैं। इसका कुछ कोई वर्ड भी होता है इसका, एक्रो एक्रो समथिंग, किसी को अगर पता हो तो ज़रूर बताएं। इसका एक वर्ड होता है, व्हेन यू फील रियली फियरफुल ऑफ स्पाइडर्स। तो उनकी वजह होगी, कोई बचपन का कोई तजर्बा होगा, कोई कहानियाँ होंगी, कुछ जो भी कुछ कुछ वजह होगी। ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ब्लैक विडो जो है, इट इज़ द मोस्ट पॉइजनस क्रीचर ऑन ऑन अर्थ, और ऑलमोस्ट द मोस्ट पॉइजनस क्रीचर। तो ब्लैक विडो जो है वो एक स्पाइडर है, ज़ाहिर है इसके लिए, इससे पैदा होगी। तो कल मेरी बेटी का मैसेज आया कि उनके कमरे में एक स्पाइडर देखा, बड़ी बड़ी टांगें थी उसकी, और इट वाज अ बिग स्पाइडर। एंड जो मेरा सन इन लॉ है, उसने ये कहा कि इसको बाहर निकालें या इसको मारें। और जो मेरा ग्रैंडसन है, उसने कहा कि नहीं नहीं, आई वांट टू कीप इट एज अ पेट। ठीक है, वो वजह क्या है, उसका जो एक्सपोजर है वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपोजर है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो फीलिंग है उसके अंदर,
वो फीलिंग है खुशी की, एक्साइटमेंट की, ऑ की, और उधर जो फीलिंग है वो है फियर की। तो ये एक ही चीज़ को देख के 2 डिफरेंट फीलिंग्स पैदा हो रही हैं एक ही घर में। और अभी अगर वो एक्सपोज़र उसको मिलना शुरू हो जाए जो वालिद साहब को मिला हुआ है, तो उसके अंदर भी आहिस्ता-आहिस्ता वो फीलिंग्स डेवलप। हम अपनी फीलिंग्स को इस तरह से, किधर से कौन-सी फीलिंग डेवलप होनी है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट की है पूरा जो है। ये अवेयरनेस पैदा हो जाए कि ये मेरी कंस्ट्रक्शन है। यानी बाहर से फीलिंग नहीं आ रही, मेरे अंदर से आ रही है। तो इस कंस्ट्रक्शन को मैंने बनाया है, ये मेरी क्रिएशन है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। और इसके बारे में अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस का एक हिस्सा ये कि ये क्या है, फीलिंग क्यों है, फीलिंग किस तरह से पैदा हो रही है मेरे अंदर, और ये बात कि वो जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जब भी अनप्लेजेंट फीलिंग्स पैदा होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अपनी एम्पैथी के उस पोटेंशियल को ज़िंदा करना है कि पता नहीं ये इस वक़्त इतना इरिटेटेड ये क्यों है? इसने मेरे साथ जो मामला किया है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर, वो किस तरह देख रहा है सिचुएशन को। इसके बारे में एक क्यूरियोसिटी और इंक्विजिटिवनेस पैदा हो जाए, तो ये भी आपके लिए फीलिंग्स को रेगुलेट करने का बायस बनेगी। तो दीज़ आर वेरियस स्टेप्स व्हिच वी कैन टेक। ठीक है? यानी इसमें अगर कोई समझने में मुश्किल हो तो फिर बताइएगा, लेकिन असल चीज़ ये कि आपकी फीलिंग्स की वोकैब्युलरी, बीइंग प्रिसाइज़ कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा-सा रुक के इस पे सोचना है कि व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे? व्हाट इज़ इट दैट इज़ स्ट्रेसिंग यू? मेरा थ्रेशोल्ड क्या है? यानी मैं जब मेरी फीलिंग्स जो है, अगर मैंने सारा दिन स्ट्रेसफुल गुज़ारा है, तो कहीं न कहीं ये प्रेशर बर्स्ट हो जाएगा। वो क्या जगह है? मैं what is it that I'm constructing in my mind which is creating this feeling? Why am I being fearful of the spider and not being struck by awe, for instance? क्या वजह है इसकी कि मैं एक्साइटमेंट के साथ क्यों नहीं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, फियर के साथ क्यों बढ़ रहा हूँ? ये मेरे लर्नड बिहेवियर्स हैं। ठीक है? ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इनके बारे में जितना आप अवेयर होते जाएंगे, तो ये आपको उससे बेहतर करता जाएगा। अच्छा, ये बात कि किसी ने मुझे किसी के साथ कंपेयर कर दिया है और मैं अब अपने आप को कमतर समझ रहा हूँ, तो क्या मैं वाक़ई ये समझता हूँ कि मैं हर चीज़ में दूसरे की राय पर डिपेंडेंट होकर तो अपने आप को कमतर समझूँगा? मेरे अंदर जो स्ट्रेंग्थ्स हैं वो हैं, और जितनी हैं वो उतनी ही हैं। मुझे उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। आई विल ओनली कंपेयर माई सेल्फ विद माई सेल्फ, नॉट विद एनीवन एल्स। ये सारी जो रेगुलेशन का प्रोसेस है, इसको एक्टिवेट करना है। सही। ठीक है सर, थैंक यू। मैं इसको दोबारा भी सुनूँगी तो फिर आपसे पूछूँगी अगर कोई मज़ीद हो। ज़रूर, ज़रूर जी। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच जी। जज़ाकल्लाह। वो किताब का नाम क्या है मोहित साहब जो आप अभी रेफर कर रहे थे? इमोशंस, हाउ इमोशंस आर मेड, ये लीसा फेल्डमैन बैरेट की किताब है जी। ये इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू इमोशंस। उसने सारी की सारी मिसाल के तौर पर, यानी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वक़्त हम देते हैं, ये बात कि इमोशंस यूनिवर्सल होती हैं, इमोशंस यूनिवर्सली एक रिकग्नाइज़्ड होती हैं। यानी आप एक चेहरे की जो इमोशन के तासुरात हैं, वो अगर देखें तो आपको पता चल जाता है कि ये एंगर है, ये सैडनेस है, ये सरप्राइज़ है। ये सब बातें गलत हैं। नथिंग ऑफ इट इज़ राइट। ठीक है? हम इमोशंस कॉन्टेक्सचुअली क्रिएट करते हैं अपने ज़हन में, कॉन्टेक्सचुअली। अगर वही सैड फेस जो है वो आपको कहीं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नज़र आए, तो आप उसको डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, फिर ये कि ब्रेन के कुछ पोर्शंस हैं, लिम्बिक ब्रेन जिसे कहते हैं, एमिगडाला जिसे कहते हैं, ये इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। इस चीज़ का भी सफाया कर दिया उन्होंने कि ये असल में ब्रेन पूरे का पूरा जो है वो असल वेरियस जगहों से केमिकल्स रिलीज़ तो करता है, लेकिन वो क्यों करता है, वो आपकी कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे कर रहा होता है, सारे का सारा। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब उन्होंने इमोशनल रेगुलेशन की बात शुरू की है, तो सबसे पहली बात ये कि अपनी अपनी डाइट को रेगुलेट करें, अपनी स्लीप को रेगुलेट करें। इसलिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये आपके थ्रेशोल्ड को अफेक्ट करती हैं। आपकी जो जो हमारा इंटेरोसेप्टिव सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है और उसको उसके लिहाज से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, वही इंटेरोसेप्टिव सिस्टम है जो कि हमारी इमोशंस भी क्रिएट कर रहा है। तो अगर उसके अंदर एनर्जी कम है, तो आपका जो इमोशंस की रेगुलेशन की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो दिस इज़ एन इनक्रेडिबल थिंग। और जिस तरह से उन्होंने साबित किया है, यानी किस तरह से वो सारी बात को साबित की है, वो खुद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ज़रूर मौका मिले तो देखिएगा जी, हाउ इमोशंस आर मेड। लीसा फेल्डमैन बैरेट नाम है इनका।
जी, डेफ़िनिटली इट वेरी साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स ऑलमोस्ट जो अ, मुझे लग रहा है सुनने से ये इस तरह की बात है कि अ, हमारा माइंड या हमारी बॉडी जब कोई फीलिंग जनरेट करती है, तो वो हमें जो असल में मैसेज देना चाह रही होती है, क्योंकि हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे, हम उसको इंटरप्रेट ही गलत कर लेते हैं। राइट, बिल्कुल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक और वो जो इमोशनल लैंग्वेज है, जैसे आप कह रहे थे टर्मिनोलॉजीज़ इम्प्रूव करने से जो पहला जो फीलिंग आ रही है मुझे कि जो द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इज़ कि आई एम लिसनिंग टू माय सेल्फ बेटर। राइट, अपनी ही बात बेहतर समझ रहा हूँ। बिल्कुल, हेंस मेरी कंस्ट्रक्शन ही चेंज हो रही है, क्योंकि वो जो बिल्कुल, मीनिंग है वो उस कंस्ट्रक्शन में क्रिएट होता है। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। ये है जो बात है कि वो उस कंस्ट्रक्शन में क्रिएट हो रहा है। इसमें आप अपनी एंग्ज़ायटीज़ है मिसाल के तौर पे, अब एक तो नॉर्मल एंग्ज़ायटी होती है, स्ट्रेस है। एक स्ट्रेस ये है कि कल मेरी एक प्रेज़ेंटेशन है, इसका स्ट्रेस है। एक स्ट्रेस ये है कि यार अगले महीने की पैसे नहीं है, इसका स्ट्रेस है। इन दोनों के लिए डिफरेंट नाम, हम इन दोनों के लिए स्ट्रेस बोल देंगे ना, मेरे मेरे ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो वो जो दिमाग भी समझ रहा है वो उस स्ट्रेस को, यानी अगर आप उसको ज़्यादा स्पेसिफिकली लैंग्वेज में ले आएँ, स्पेसिफिक लैंग्वेज में ले आएँ। मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर इस चीज़ का स्ट्रेस है कि अभी एक मेहमान ने आना है और मेरा टाइम काफ़ी उसमें लगेगा। और मेरे ऊपर इस चीज़ का स्ट्रेस है कि अगले महीने के पैसे नहीं है, ये आज 27-28 तारीख हो गई है, अगले महीने के पैसे नहीं है। तो इन दोनों के स्ट्रेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन बिकॉज़ ऑफ अ कॉमन वर्ड हमारा दिमाग उस तरह रिएक्ट करने लग पड़ता है, जिस तरह से किसी भी स्ट्रेस को किया जाएगा। एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली। सीरियस प्रॉब्लम में हो जाती है। जैसे आपने भी अपने सन इन लॉ की एग्ज़ाम्पल दी, उससे मुझे याद आया कि मैं एज़ 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 फार एज़ आई कैन रिमेंबर, जब से मुझे याददाश्त काम कर रही है मेरी, जब इतना बड़ा हुआ कि मुझे चीज़ें याद रहना शुरू हो गईं, हुँ, उस वक़्त से मुझे याद है कि मुझे कॉकरोचेस से हुँ, फ़ोबिया की हद तक डर लगता था। हुँ, और ये इस तरह की बात थी कि ये पूरी फैमिली को पता है, एक्सटेंडेड फैमिली को पता है और वो कभी-कभी उस पे मज़ाक भी बनता है। हुँ, व्हाट आई रियलाइज़्ड कुछ साल पहले वाज़ कि एक्चुअली वो डिस्गस्ट है, वो फ़ियर नहीं हुँ, है। राइट, राइट। क्रीपी फीलिंग है, डिस्गस्ट है, राइट। डिस्गस्ट है और मुझे एहसास इस बात से हुआ कि अगर लोगों के बीच में कहीं मैं बैठा हूँ और वहाँ पे मुझे कॉकरोच नज़र आ जाए तो मेरे रिएक्शन बड़ा डिफरेंट होता था और मैं अगर बिल्कुल अकेला हूँ कहीं पे और मुझे नज़र आ जाए तो मेरे रिएक्शन बड़ा मुख्तलिफ होता हुँ, बिल्कुल, था। और मुझे खुद मेरे लिए हैरत की बात थी कि क्यों इतना मुख्तलिफ है ये बिल्कुल क्या सही हुआ है। है? और वो रिपीटेडली इत्तेफाक से एक्सपोज़र आए कुछ इस तरह के कि जहाँ पे अकेले में मेरा सामना हुआ कुछ कॉकरोच हज़रात से बिल्कुल, रिपीटेडली ओवर अ फ्यू डेज़। तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि वो इसमें फ़ियर का एलिमेंट तो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो व्हाट इज़ इट? वो है क्या? तो आई रियलाइज़्ड कि इट्स राइट, राइट, वाज़ मोर डिस्गस्ट देन एनीथिंग एल्स। राइट, राइट, राइट। दैट्स अ ये एक्सपोज़र इनको सीरियसली लेना। ये जो कल हम बात कर रहे थे ना, इग्नोरेंस टू एक्सपोज़र, ये वो चीज़ है। एक्सपोज़ हो गए हैं अब आप इसके बारे में क्या करेंगे? दिस इज़ हाउ इट गोज़। उसको सीरियसली लेना शुरू कर दें। अपनी फीलिंग्स को वेरी इस वेल सेड। लिहाज से सीरियसली लेना शुरू कर दें कि मैं ये मुझे कुछ मैसेजेस दे रही हैं मेरी अपनी डेवलपमेंट के बारे में। यानी मैं किसी चीज़ को कितने बढ़ा दूँ, कितना कम कर दूँ, ये मेरे हाथ में है। और आखिरी चीज़ इस मामले में ये भी है, रिस्पॉन्स देते वक़्त हर हाल में ये याद रखें कि ये रिस्पॉन्स नोट हो जाएगा खुदा के यहाँ। दिस इज़ बीइंग नोटेड डाउन। इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें दैट आई हैव टू डू द राइट थिंग। व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू एट दिस टाइम? वेरी वेल सेड। इससे बल्कि मुझे याद आया और मैं भी सोच रहा था कि शेयर करूँ ये बात कि ना करूँ, कि आप ही ने कुछ अरसे पहले अपनी एग्ज़ाम्पल दी थी कि अ, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है इवन ये इंसेक्ट्स हशरातुल अर्ज़ को लेकर हाँ जी, हाँ जी। कि वो ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने दी है उनको। तो अगर वो मेरे लिए ऑब्वियस थ्रेट नहीं है तो क्या ज़रूरत है मुझे उनको
और बिल्कुल। आपकी उस बात का इतना इम्पैक्ट हुआ था मेरे ऊपर कि उसके बाद बहुत सारे कॉकरोचों से जान बची। सही, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। आई एम सीरियस, वाक़ई में अच्छा। मैंने बहुत सारे ऐसे लिटरल और मेटाफोरिकल कदम नहीं उठाए जो मैं हुँ। उठाते-उठाते लास्ट मोमेंट में मुझे आपकी आवाज़ कानों में गूँजती थी और मैं फिर अपना रास्ता ज़रा-सा बदल लेता था। बिल्कुल ठीक है। पर वो ये कि दे डोंट बिलॉन्ग हियर। यानी वो इसकी अरेंजमेंट कर देना चाहिए कि इसको देखना चाहिए, मे बी वी कैन हैव अ लुक एट इट। कोई इस तरह का जानने वाला हो तो वो शेयर भी कर दे बेशक, कि क्यों आते हैं, मतलब व्हाई कांट वी कीप देम आउट। उनकी अपनी यूटिलिटी होगी, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई है, लेकिन वो वी डोंट लाइक देम इनसाइड द हाउस, सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? हाउ कैन वी कीप देम आउटसाइड, ताकि वो बाहर ही रहें। तो अंदर ना आए, क्या उसकी अरेंजमेंट हो सकती है? आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी वर्किंग ऑन सो दैट दे आर नॉट एट इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन किलिंग देम। आई थिंक किलिंग देम इज एब्सोल्युटली, थोड़ा सा है प्रॉब्लम उसमें मुझे। बेशक। जो मुझे उसमें खुशी हुई ज़ाती तौर पे वो ये थी, जो जहाँ ग्रोथ का एहसास हुआ वो ये हुआ अ, कि पैराडाइम में थोड़ी शिफ्ट आई है, लेंस में शिफ्ट आया है कि वो उससे पहले इस तरह की चीज़ को देख के एहसास होता था। अब ये लगता है कि मैं उसको सिर्फ़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था कि ये मेरे लिए क्या चीज़ है? व्हाट डज़ इट मीन टू मी? और बिल्कुल। अब उसको देख के ये एहसास होता है कि ये सिर्फ़ मेरे लिए खल्क नहीं किया हुआ, इसकी एग्ज़िस्टेंस है, देयर इज़ अ बिगर रियलिटी एट प्ले। मैं भी उसका हिस्सा हूँ और हर चीज़ मेरे आस-पास उसका हिस्सा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज द इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन, अ वेरी इम्पोर्टेंट रिकग्निशन। ये ज़रूर होनी चाहिए हमारे अंदर। अल्लाह ताला अजर दे जी आप। जी, चेंज की सोर्स आप बने, अल्लाह ताला आपको अजर दे। बहुत शुक्रिया आमीन, उसके लिए। आमीन। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, आज वाली जो है डिस्टॉर्शन की ठीक करने के लिए जो टेक्निक कंटिन्यूम स्केलिंग टेक्निक पर मैंने जर्नलिंग की, वो शेयर करना था। जी। जैसे कल ही हमारे घर में जो हुआ, तो मैं ये मतलब कोशिश करती हूँ कि अभी से शुरू करती हूँ ना, फिर उसको पास्ट पे भी ले जाती हूँ, तो क्या हो रहा है कि अभी भी बेहतरी आ रही है, पास्ट की नॉट्स और हर्ट भी जो है ना, वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो कल ऐसे हुआ कि मैंने किचन में जाके डिटेल कैबिनेट्स की काफ़ी ज़्यादा सफाई लंबी शुरू कर दी। तो मेरे हस्बैंड और बेटी ने थोड़ा ज़रा डिफरेंट टोन में कहा कि आप इतना काम शुरू कर लेती हैं और फिर अब थक जाती हैं। तो फिर आगे से मैंने भी कहा, तो फिर ये कौन करे? मैंने ही तो करना है, इतने दिन से मैं बीमार थी, किसी ने किया, फिर थोड़ी देर के बाद जब इन सब चीज़ों की याद आई, अल्लाह की याद आई, ख़ास तौर पे मैंने इसमें जब लिखा, तो मुझे लगा कि मतलब पहले मैं लिखती थी कि मैं तो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मेरे अखलाक कभी अच्छे नहीं होंगे, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मैं गो ऑन केस और उस पर। तो फिर अभी जो मैंने लिखी अपने रिफ्लेक्शन में, मैंने ये लिखा कि अगर मैं अपने ऊपर गिव अप कर दूँगी, तो मैं मुस्तकबिल में भी वही पाऊँगी जो मैंने पहले पाया। तो मैंने लिखा, आई विल नॉट डू रेपिटिशंस ऑफ रेपिटिशन। मैं बेहतरी के सफ़र पर हूँ, अखलाक की बेहतरी पे। तो इस चीज़ से यानी कि मैं पहले अपने आप को कंटिन्यू में 0 पे ले आती थी। तो अब ज़रा थोड़ा आगे लाई और मैंने कहा कि अल्लाह मुझे मायूसी से बचाना, क्योंकि शैतान मुझे पीछे लाना चाहता है, तो मैं तेरी टीम में आ गई हूँ। एक तो इस पर मैंने ये बात करनी थी। दूसरी जो अभी बात हो रही थी, एक नौशाबा सिस्टर ने कहा था आर्टिकल्स, तो मैंने भी यही ऐड करना है, थैंक यू। आर्टिकल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। जो भी हम पढ़ रहे होते हैं ना, वो बहुत कॉन्साइज़ अंदाज़ में वो उनको रिवीजन हमारे लिए होती है, और मैं तो उसको प्रिंट निकलवा के अपने पास कंपोज़ करती जा रही हूँ फाइल में। थैंक यू। और ये जो बहुत आपने बुक शुक्रिया। पे बात की है, हाउ इमोशंस आर मेड, लिज़ा फेल्डमैन बैरेट की, ये बुक तो मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन जैसे अभी मैं आपको सुन रही थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। जब मेरी आपसे पहली वन ऑन वन मीटिंग हुई थी, तो आपने जो मुझे समरी भेजी थी, उसमें से एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि मॉडरेशन, आई नीड टू ब्रिंग टेम्परेंस, ठीक है? उस पे काम शुरू किया। उसके बाद बाकी चीज़ें, रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, ऑल दैट। तो रिफ्लेक्शंस में ग्लेयरिंगली जो चीज़ मेरे सामने आई, वो मेरी नींद का साइकिल और मेरी खुराक थी।
ये दोनों डिप्रेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मतलब पहले ये होता है कि नींद खराब होती है, डिप्रेशन होता है, फिर और नींद खराब होती है, फिर हम गलत खाना खाते हैं, फिर हमारा मैदा ये ऐसे चल रहा था। तो ये रिफ्लेक्शंस की वज़ह से मुझे क्लैरिटी मिली कि बहुत सारे मेरे इमोशंस और स्ट्रेस और ये आउटबर्स्ट तो इस वज़ह से हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरी यानी कि मेरी वो वीकली बेसिस पे प्लानिंग वो थैंक यू सो मच वो जो है, वो परफॉर्मा बहुत अच्छा है 7 हैबिट्स वाले के अंदर जो वीकली प्लानिंग का है और उसमें टाइम एलोकेशन, मॉडरेशन और नींद खुराक ये बस मैंने एंडोर्स करना था। वो बुक भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेकिन यस, बुक की बातों की तहकीक सामने आ गई है। हुँ, हुँ। बिल्कुल और इसमें एक चीज़ ऐड करनी जी, अपने आप को वक़्तन-फ़वक़्तन ऑब्ज़र्व करने लग पड़ें, अपने जिस्म अपनी बॉडी पोस्चर को, ठीक है? आपने ऑब्ज़र्व ये करना है कि मेरे जिस्म का आपने एक मिनट में अपना बॉडी स्कैन करना है और उसमें देखना है कि मेरे जिस्म के कौन-कौन से हिस्से टेंस हैं और उनको रिलैक्स करना है, ठीक है? यानी आपने ने ख़ास तौर पे नेक, शोल्डर्स, ब्रीदिंग इन 3 चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। यानी योर नेक शुड बी रिलैक्स्ड, योर शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स्ड एंड योर ब्रीदिंग शुड बी डीप टमी बेस्ड ब्रीदिंग यानी चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है। हम ख़ास तौर पे मैं बहुत एक लंबे अरसे तक मेरे लिए ये एक सिचुएशन रही, आप जब पेट में ब्रीथ करते हैं ना, तो आपका पेट थोड़ा बड़ा होता है, राइट? तो मतलब इफ़ यू आर लाइंग डाउन तो यू विल सी दैट इट राइज़ेज़ एंड फॉल्स विद योर ब्रेथ, पेट जो है। लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि पेट निकले, तो थोड़ा-सा रिलैक्स करें अपने आप को। मैं अब सोचता हूँ कि अब तो मैं इतना इतना बुड्ढा हो गया हूँ कि अब अगर थोड़ा-सा निकल भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्त कह रहे थे नहीं कम से कम फिट रहना। यानी बट द थिंग इज़ दैट डोंट फील सो स्ट्रेस्ड, ब्रीथ ईज़ी, रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड बिकॉज़ ये जितनी भी अनप्लेज़ेंट इमोशंस हैं ना जी, जितनी भी हैं, ये आपके जिस्म को थोड़ा टेंस कर देती हैं। इसका एक जी, बिल्कुल बायोलॉजिकल, ऐसा ही होता था फिज़ियोलॉजिकल और इम्पैक्ट इसमें है। दोबारा शुक्रिया कि मेडिटेशन का पढ़ा था लेकिन आपने जब बार-बार इसको ऊपर स्ट्रेस दिया कि इसको प्रैक्टिस करें, फिर फ़र्क तो जब प्रैक्टिस किया है, तो फिर फ़र्क पड़ा है कि यानी अब मैं जब वो करती हूँ तो आई कैन क्लियरली फ़ील कि मेरे नेक और मेरी शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं। हाँ, सुबह सोने से पहले जब ज़हन को फ्री कर लेते हैं, फॉरगिव एवरीवन और आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह ये दोनों चीज़ें और प्लस कार्ड टॉली को सुनते वो पिछले लेक्चर में आपने रेफरेंस दिया था अभी मैंने उसको सुना है ओह देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस इस मेडिटेशन और प्रेजेंस और वेरी गुड। नाउ पावर ऑफ नाउ इट इज जी, आल्सो हेल्पिंग माशाल्लाह लास्ट जी। बात है थोड़ा मैंने आज ज्यादा टाइम ले लिया है वो भी इसी में से अ गुड बुक जो आपने अभी बताई है Emotions are made इसकी जैसे कि हमने खान का सेशन में जो एक एक्सरसाइजेस की थी 7 ह्यूमनली यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स हमने डिस्कस किए फिर हमने ये किया कि व्हाई लाइक गॉड की क्या एक्सपेक्टेशंस है एक बंदों को अगर उसने ये दी हैं तो अगर मैंने उनको जब पूरे सातों के सातों का अगर मैंने 2 लफ्ज़ लिखे तो वो यही थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी। गॉड की ये एक्सपेक्टेशन है। तो ये भी अभी जो आपने डिस्कशन की कि फीलिंग्स कैसे पैदा होती हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन से पैदा होती हैं और हम इस पे थोड़ा टाइम दें, फिर हम अपने अंदर एम्पैथी को बेदार करें तो काफ़ी मामलात बेहतर हो जाते हैं। क्वाइट राइट जी। दैट्स ऑल, थैंक यू दैट्स वेरी ऑल। मच फॉर शेयरिंग जी, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू सो मैं आप मच। बाकी सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जी कि प्लीज़ डू अगर कभी टाइम निकाल सकें तो ज़रूर देखिएगा, जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। अब तो तकरीबन छोटे-छोटे से आर्टिकल्स हैं, वो इसी मकसद के लिए ताकि हम एक सिटिंग में पढ़ लें। वो बड़े लंबे नहीं हैं, लेकिन अब मेरा ख़्याल है कोई तकरीबन 130 के करीब तो हो चुके हैं। उम्मीद ये है कि जब तक ज़िंदगी रहेगी तो कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँगा इसी तरह से। तो उसको देखें एंड प्लीज़ डू गिव मी सम सजेशंस बिकॉज़ मैंने इस उसके स्टाइल को भी थोड़ा चेंज किया है। यानी पहले मैं एकेडमिकली लिखता था, एक इश्यू है उसको कैसे समझाना है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि उसको डायलॉग की सूरत में लिखूँ, ताकि वो ज़्यादा रिलेटेबल हो जाए। तो उस पर भी अपना फीडबैक दीजिएगा दैट इफ़ यू फाइंड देम यूज़फुल, अगर आप समझते हैं कोई चीज़ मिसिंग है तो वो भी बताइएगा। उसको मैं कोशिश करूँगा इनकॉर्पोरेट करने की। तो जब भी आपको मौका मिले ज़रूर देखिएगा प्लीज़। थैंक यू।
राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम मोई साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि फ़ियर और इमोशंस जो हैं तो वन शुड एक्सप्रेस देम और कीप देम टू योरसेल्फ। अब जैसे ऑल माय लाइफ आई हैव हैड अ फ़ियर ऑफ लिज़र्ड्स बिकॉज़ एक लिज़र्ड एक दफ़ा मेरे बैक में गिर गई थी। अब वो पूरी ज़िंदगी फ़ियर नहीं गया। अब मेरे कमरे में लिज़र्ड हो तो मैं अंदर नहीं आ सकती। मुझे आई हैव टू टेल द स्टाफ माय सर्वेंट कि इसको निकाल दो। मार-लो नहीं पर निकाल दो बट आई जस्ट कांट। अब ये तो ज़िंदगी भर का फ़ियर है तो ये नहीं जाता। किसी के घर के अगर मैं नहीं, ये इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यानी नहीं जाता तो चलिए छोड़ें, इसको इग्नोर कर दें। और जो निकालने वाला अगर कोई है आपके पास, उससे कहें निकाल दो, बस काफ़ी है। इसके ऊपर क्यों इतना परेशान होना है? यानी डू यू थिंक दैट इज़ इट डिसरप्टिंग योर लाइफ इन सम वे? वो जब गिरा था, लेट्स से व्हेन द लिज़र्ड फेल ऑन योर बैक, तो व्हाट डिड इट डू? इट वाज़ अ हॉरिबल फीलिंग। तो वो No, that feeling, what did it do? Like, it hit you, it bit you, what did it do? नो, Nothing. नो, नो So it was just आई a जस्ट creepy feeling, right? You didn't, वेरी it was, क्रीपी फीलिंग। right. So that is because of your past. ठीक है, that is because of the way we have grown up in an urban society. और साफ सुथरा रखना बचपन से। आपके बुजुर्गों ने भी ये कहा होगा, ओ ये छिपकली है अंदर, ओ ये उधर छिपकली है, यू नो। छिपकली के बारे में कुछ कुछ मिथ्स भी हैं कि वो इस तरह से यानी पॉइजनस होती है या क्या होता है। तो वो एक हार्मलेस चीज़ है। वैसे तो उससे फियर तो नहीं होगा। आई थिंक क्रीपी फीलिंग होती है, फियर नहीं होता। ये अली ने उसको बड़ा अच्छा बता दिया है कि वो जो है ना, इट्स अ फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, इट्स अ फीलिंग ऑफ क्रीपीनेस। इसको क्लियर कर लें। और क्योंकि फियर होता तो उसने असल में गिर के तो कुछ किया होता तो फियर होता ना। उस वाक्य से नहीं फियर हुआ। उस वाक्य से सिर्फ ये पता चला कि अच्छा, हम ये समझते थे ये गिरेंगी नहीं, ये तो गिर भी जाती हैं। सिर्फ इतना पता चला, नथिंग एल्स। वरना तो उधर की नहीं उधर उसकी आपको। हाँ, शक्ल देख के डर लग जाता है। यू नो इट्स राइट, इट्स राइट, वेरी डिफिकल्ट। राइट। दूसरा सवाल ये था कि कोई भी जो आप पे फीलिंग है नेगेटिव और पॉजिटिव आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए या ट्राई टू कीप क्वाइट बिकॉज़ ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कई दफ़ा। अ, फीलिंग को एक्सप्रेस जो करना है ना जी, उससे पहले थोड़ा-सा फीलिंग से अवेयर हो जाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। आपका कई दफ़ा एंगर जो होता है ना, वो असल में एंगर नहीं होता। वो एक फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट होती है, या एक फीलिंग ऑफ हर्ट होती है, या एक फीलिंग ऑफ शेम होती है, जो कि आपको जिस जगह पे हुई है, जिसकी वजह से हुई है, उस पर फिर वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप बजाय इसके कि उस एंगर के बारे में दूसरे से कहेंगे, मुझे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है तुम पर, आप ये इस तरह से बता सकते हैं कि आपकी बात से मैं काफ़ी हर्ट हुआ। यानी पहले तो फीलिंग से अवेयर हो जाएं कि मेरी मेरी असल फीलिंग, रूट फीलिंग है क्या। अगर मैं रूट फीलिंग को जानता नहीं हूँ तो मैं असल में गलत फीलिंग बयान कर दूंगा जो कुछ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें सबसे पहले सेल्फ रिकग्निशन बड़ी ज़रूरी है। जिधर आपको फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट हुई है, उधर यू आर probably टेकिंग योरसेल्फ वेरी सीरियसली। इतना सीरियसली अपने आप को ना लें, मेरे से गलतियाँ होनी हैं। अच्छा, कुछ गलतियाँ होनी हैं, कुछ लोगों ने मेरी गलतियाँ समझनी हैं, एंड इफ आई थिंक दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग, आई विल कीप डूइंग देम। यानी इस तरह से थोड़ा-सा लोगों के कमेंट्स के हवाले से जो लर्निंग लेनी है वो लेनी है। इंडिफरेंस क्रिएट कर लें अपने लिए कि जो जो कमेंट मुझे कुछ देगा नहीं, उसको मुझे सीरियसली नहीं लेना। अच्छा, मेरी ईगो इतनी बड़ी क्यों है कि मैं अगर एम्बैरेस हुआ हूँ तो उसके नतीजे में गुस्से का शिकार हो गया हूँ? इसकी क्या ज़रूरत है? समटाइम्स एम्बैरेसमेंट कैन कॉज़ एंगर वेयर यू कांट एक्सप्रेस योर एम्बैरेसमेंट, और योर देयर इज़ अ डिफिकल्टी। एक हँसी-मज़ाक में टाल दें बात को कि ठीक है, हाँ, ये भी किया था मैंने, तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं हर्टफुल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें या कहे पे छोड़ दो बस ठीक है आप कर दें जिसने कहना हर्टफुल है फीलिंग कहे। को एक्सप्रेस, अगर आपको लगता है कि वो दूसरा सुन लेगा तो कर दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब भी करें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, तो इसमें
दूसरे पर इल्ज़ाम ना आने दें। आपका एक्सप्रेशन जो है वो ये ना बताए कि तुमने मुझे हर्ट किया है, बल्कि जिस तरह से मैं इसको ले रहा हूँ, उसके नतीजे में मैं हर्ट हो रहा हूँ। तो डिड यू मीन इट दिस वे? आई मीन आपका मतलब ये तो नहीं, ज़ाहिर है आई अंडरस्टैंड दैट यू नेवर वांटेड टू हर्ट मी। ये तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप मुझे बहुत प्यारे हैं एंड यू नेवर वांटेड टू हर्ट मी, लेकिन दिस इज़ द वे आई एम टेकिंग इट। तो इसको पहले तो खुद समझें कि क्या इज़ दिस द ओनली वे यू कैन टेक इट? क्या चीज़ हर्ट कर रही है? What is it that is hurting me, right? And let's ये see if we सही can reframe the whole thing. कर सकते हैं। जी, सही है। जी, I understand. I'll discuss it with you. Thank you. Yeah. एक सवाल मोई साहब मेरा ये है कि ज़रा सा मुख्तलिफ है जो इस वक्त हम टॉपिक जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा एक ओपिनियन है जो फॉर्म हुआ है ओवर टाइम, तो उस पे आई वुड लाइक यू टू कमेंट। कल भी खानकाह में आपने जिक्र किया कि हम जब किसी टॉपिक पे किसी नई चीज़ को सीखना चाहते हैं या चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने और बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। एक्शन नहीं लेते उतना जितना लेना चाहिए, और वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है और हो जाता है अमूमन। मेरा जो ओपिनियन डेवलप हुआ जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, वो उससे ज़रा-सा कनेक्टेड भी है इस बात से, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया पहले। वो ओपिनियन है सोशल इश्यूज़ को लेकर, कि हमारे यहाँ स्पेशली मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कल्चर में सोशल इश्यूज़ को हाइलाइट करना इन अ ग्रुप सेटिंग और उसके ऊपर परेशानी का या तकलीफ का इज़हार करना, और शायद शायद इस हद तक भी चला जाता है वो कि अर्ज करते हैं हम दूसरों को कि वो भी इसके मामले में ज़रा शिद्दत से एहसास रखें, और ये हम बहुत करते हैं। वो हमारे मुल्क से रिलेटेड हमारे इश्यूज़ हों या पॉलिटिक्स हो या रिलीजन के मामलात में लोगों के एटीट्यूड्स हों या वो घरेलू प्रॉब्लम्स हों जो बड़ी कॉमन है। मेरा ओपिनियन ये है कि ये फंडामेंटली एक इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है। यानी मैं सिर्फ ये नहीं समझता कि ये इससे कोई फायदा नहीं होता, मैं ये समझता हूँ कि इससे नुकसान होता है। मेरा ओपिनियन ये है कि इस इसको एक्चुअली डिस्करेज करना चाहिए अपने लिए भी, खास सबसे पहले तो अपने लिए डिस्करेज करना चाहिए, और इस आदत को और इस हैबिट को या इस ये जब अर्ज फील हो तो उसको दबाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता गलत हो, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ और कमेंट। और व्हाट आई थिंक, वो क्यों समझता हूँ मैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, मुझे लगता ये है कि ये बजाते खुद हमें एक प्रोडक्टिव काम लगने लग जाता है। वेरी इसको इंपॉर्टेंट। हम आवाज उठाना या लोगों की अवेयरनेस बढ़ाना या इस किस्म के किसी एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि होना ये चाहिए कि हम अपने सर्कल में जो भी सोशल इशू हमें रियलाइज हुआ है, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि वो सोशल इश्यूज नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल जेन्युइन है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बारे में हमारी जो ये अर्ज पैदा होती है हमारे अंदर लोगों के साथ बार बार उस पर डिस्कशन करने, वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है। और करना हमें ये चाहिए कि अपने सर्कल में अपनी ताकत में देखें कि हम एक्चुअली उस सोशल इशू के बारे में क्या कर सकते हैं, और वो अपेरेंटली शायद बहुत ही मामूली सी होगी, जो एफर्ट हमें लगेगा कि वो बहुत मामूली सी है, लेकिन करने का काम वही है। I totally would like to agree with you on this. इस पे मैं आपसे अर्ज करूं, हम अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने ये सुना है, इफ आई एम सॉरी आपकी बात अगर कंप्लीट नहीं हुई तो आप प्लीज़ पहले कर लें। नहीं आई एम बिल्कुल सॉरी। कंप्लीट होगी। मैं एक्चुअली थोड़ा हैरान हो रहा था कि आप एग्री कर रहे मैं हैं। एग्री करता हूँ जी। व्हाई डू आई एग्री विद यू? यानी आपने किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्रिटिकल बात करनी है तो पहले अपने ज़हन में क्लियर कर लें कि मैंने ये क्यों करनी है, बस।
इसलिए नहीं कि इससे अवेयरनेस पैदा होगी, इसलिए नहीं, ये काफ़ी नहीं है, ठीक है? इसके नतीजे में आप ऐसी चीज़ में अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि जो उनके अंदर कंप्लेंट्स ज़्यादा कर देंगी। आपने अगर तो कुछ करना है उसके बारे में तो ज़रूर बात करें। मिसाल के तौर पर लोग ये कहते हैं जो पब्लिक फिगर्स होते हैं ना, पब्लिक फिगर्स, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करना गीबत नहीं होती। बेमकसद बात करना मेरे ख़्याल में गीबत ही होती है। आपने अगर किसी पब्लिक फिगर के बारे में भी कोई बात करनी है तो इट हैज़ टू बी फॉर अ पर्पस, वरना क्यों बात करनी है? आप अपना टाइम ज़िंदगी का क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अगर तो आप कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में, इफ़ यू वांट टू टेक समथिंग अप, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ मूवमेंट, गो अहेड एंड डू इट, नो प्रॉब्लम, दैट विल बी सम वर्क। लेकिन महज बातचीत करना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, हमें क्या किस तरह की मुश्किल आ गई है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। We have to talk about solutions, not problems. If you want to do something about it, start planning. Gather a group. उसके ऊपर जितनी बात करनी है आप ज़रूर करें। If you don't want to do anything about it, बस सिर्फ बात करनी है तो फिर बात किसी ऐसी चीज़ पर करें जो आपको और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। आपके और दूसरे, और फ़ायदा मुख्तलिफ लेवल्स पे होता है। इवन ये फ़ायदा भी हो सकता है कि मैं ऐसी बात करना चाहता हूँ जिससे लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव हो। मैं ऐसी बात क्यों करना चाहता हूँ हर वक़्त कि जिसमें अभी बात करूँगा उसके बाद मैं भी अपने मज़े से सो जाऊँगा, दूसरा भी सो जाएगा। इस बात का क्या फ़ायदा होगा? यानी व्हाट इज़ इट दैट वी आर गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट? इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझता हूँ, अपने लिए ठीक नहीं समझता हूँ। इस तरह की गुफ्तगुओं में अपने आप को इन्वॉल्व करूँ कि जिसमें सिर्फ़ ये बात हो रही है कि यार ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, लेट अस ट्राई टू डू समथिंग अबाउट थिंग्स। और आदमी हर काम के बारे में हर वक़्त कुछ नहीं कर सकता है। उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करना है कि मैंने क्या करना है। उसके बारे में ऐसी गुफ्तगूएँ करें। ये तो मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ, मेरा ख़्याल है कि आप में से अक्सर लोगों को अब ये चीज़ याद होगी कि हमारी कन्वर्सेशंस हमको फ़ॉर्म करती हैं। If you are in conversations which are meaninglessly only criticizing others, then you will feel satisfied. और ये चीज़ बड़ी अच्छी आपने कनेक्ट की है उस चीज़ के साथ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि यही काम करती है। आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें सुन रहे हैं, चाहे वो रिलीजन ही के ऊपर सुन रहे हैं, ठीक है? अगर तो आप जानना चाहते हैं एकेडमिकली कि ये 2 लोग हैं, इनका इनका क्या डिफ़रेंस है? हाउ आर दे लुकिंग एट थिंग्स सो दैट आई अंडरस्टैंड एंड आई मेक अप माई माइंड। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि इन 2, अब इसको भी सुन लेता हूँ, उसको भी सुन लेता हूँ, इसको भी सुन लेता हूँ, तो इसके नतीजे में मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना मुझे वो पहली बात याद रहनी है ज़्यादा, ना आखिरी बात याद रहनी है। बस सुनने की एक सैटिस्फैक्शन हो। ये दीनी काम है ना, दीनी काम कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए वो एक तरह की एक डिसरप्टिव किस्म की एक्टिविटी है जिसके अंदर मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ। ट्राई टू, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ना कि अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, कि परवरदिगार उस इल्म से हम तेरी पनाह माँगते हैं कि जो जो फ़ायदा बख्श ना हो, नफ़ा बख्श ना हो। तो उस इल्म को, और नफ़ा बख्श इल्म क्या चीज़ है कि जो मेरी ज़िंदगी में कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट करे, उस चीज़, और सिर्फ़ इल्म नहीं, उसको अप्लाई करने का भी हौसला पैदा करें। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। आई वुड नॉट एट ऑल आमीन, डिसएग्री विद दैट जी। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच मौसी साहब फॉर योर कमेंट। जी, सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो अभी अली ने बात की है, अली ने बात की है कि ये जो लोगों को ऐसे प्रोवोक करना और फिर वो चीज़ सही नहीं होती है। लेकिन मैं इस बात से इस तरह से एग्री नहीं कर रही हूँ कि ये चीज़ तो सर पॉजिटिव होती है कि जब हम लोगों को किसी बात या किसी इशू पर इकट्ठा करें और फिर उसका सलूशन जो है वो जल्दी सामने आता है, बजाय इसके कि अकेले आप लगे हुए हों। तो ये सोसाइटीज़ में, मुल्क में ये तो अवेयरनेस पैदा करता है। फिर ये आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नेगेटिव होता है, ये लोगों को का वक़्त ज़ाया करता है, या इसमें ये चीज़ नहीं आती है। मुझे नहीं समझ आई ये बात। मैं तो ये समझती हूँ, क्योंकि देखें, मैं इसकी मिसाल आपको ये दूँ, फॉर सपोज़ कि हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ पानी का इशू आ गया है। तो अब एक बंदा अगर ये बात करेगा तो इसका कोई असर नहीं होगा। अब अगर सब मिलकर जो है वो जाते हैं यूनियन ऑफिस में और वहाँ जाके फिर शोर करते हैं और फिर सारी प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हो जाता है, पानी आने लगता है। और इसी तरह मुल्क में आप देखें कि अभी हमने कितने लीडर देखे जो गए,
लेकिन जब हम इमरान खान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसने अवेयरनेस दी है लोगों को, बहुत अवेयरनेस दी है, और उससे जो है वो एक चीज़ ये आई है कि लोग जो है वो सच बात कहने से डरते नहीं हैं। खुद मेरा भी अपना मैं आपको बताऊं कि जब मुझे इतने सारे मैसेज आए ग्रुप में और गवर्नमेंट के ग्रुप में और इस तरह से सब कि जी आप बात नहीं करेंगी, इसके फेवर में कोई एक चीज़ भी नहीं लिखेंगी और ये नहीं करेंगी फेसबुक पे या ग्रुप में कुछ, वरना जो है ना ये आपके सारे मैसेज चले जाएंगे ऊपर और फिर आपके लिए नुकसानदेह होंगे, ये होंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं गलत बात जो है ना वो बर्दाश्त भी नहीं करूँगी और मैं सही बात ज़रूर लिखूँगी। अगर किसी ने कोई गलत पोस्ट की है तो मैं उसके बारे में ज़रूर उसको करेक्ट करूँगी, चाहे मुझे इसका कोई नुकसान हो या कुछ हो। तो ये चीज़ ये आप बताएं कि मैं इस बात को ठीक से ले रही हूँ जो अली ने बात की है, या ये मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रही हूँ? मेरा ख्याल है जो अली ने बात की है वो अली बताएंगे क्या आप ठीक ले रही हैं या नहीं। मैं इसको क्या डिफेंड करूंगा। बताइए अली। अली आप बताइए। जी। पहले तो ये कि ऑब्वियसली आपका ओपिनियन वेरी वेल रिस्पेक्टेड। मैंने अपना ओपिनियन शेयर इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि इसके ऊपर सारे कमेंट करें, जो भी खासतौर पर मोइसा भी और जो भी दोस्त जानना चाहे, ताकि मैं सोचूं इस बारे में कि मेरे जो एहसास है ये ठीक है कि नहीं है। सिर्फ जो एक मैं आपको इसके ऊपर कमेंट करूंगा, और जवाब देना मकसूद नहीं है, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि आपकी जो बात है मैं सोचूं उसके ऊपर। अब सिर्फ एक छोटा सा कमेंट ये है कि मेरा पॉइंट ये शायद नहीं है कि अगर उसको किसी भी इशू के ऊपर एक्शन लेना गलत है, बल्कि मैं शायद यही कह रहा हूं कि एक्शंस ना लेना और सिर्फ उसके बारे में बात करते रहना कंटिन्यूअसली रिपीटेडली, ये एक काउंटर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है। आपने जैसे एक एग्जांपल दी कि जी हम अगर कोई किसी ऑफिस में हम इकट्ठे होकर चले गए और उससे हमने अपनी थोड़ा सा उसकी वेट एक्सरसाइज किया, जिसकी वजह से मसला हल हो गया, तो ये तो आपने वही कर, यही मैं कह रहा हूं, यही करने वाला काम है, मोबिलाइज करना है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये रेयर है जो आप बता रहे हैं एग्जांपल, मेरे एटलीस्ट मेरे लिमिटेड एक्सपोजर में ये कम होता है। जो ज्यादा होता है 99% शायद होता है, शायद उससे भी ज्यादा जो होता है ना, वो होता है कि लोग बैठ के कंप्लेन करते हैं और फिर घर जाके सो जाते हैं। बुराइयां निकालते हैं और ठीक निकाल रहे होते हैं, और ठीक निकाल रहे होते हैं। जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं वो शायद वजह होती है कि जी वो जो भी इंसान है वो अपना काम नहीं कर रहा, या जो भी लोग हैं ज्यादती कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन इसके बारे में बार बार बात करने से जिसने कोई एक्शन लेना होगा शायद वो भी नहीं लेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगेन मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, कहते मैं जरूर सोचूंगा आपकी जो बात है उसके ऊपर इंशाल्लाह। ये सिर्फ एक छोटा सा कमेंट था कि मैं जो कह रहा था वो बात जरा मैं और वाज़ेह कर दूं। दैट्स इट। ठीक है। सही। अच्छा, यहाँ पर मुझे जहांगीर साहब की एक बात याद आई है कि मैं उनका एक लेक्चर सुन रही थी इसका सूरह अल बकरा का, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है वो इशू पे तो बात करते हैं जनरली बहुत ज़्यादा, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो हम जो है ना वो उठ पटांग हो जाते हैं बिल्कुल। तो वो उसकी मिसाल उन्होंने बड़ी अच्छी दी, कहने लगे कि 10 लोग बैठ के ये बात करेंगे कि जहेज़ एक लानत है और जहेज़ बहुत बुरी चीज़ है, नहीं देनी चाहिए, ये नहीं होता, लेकिन आप माशरे में देखें कि लड़कियों की शादी नहीं होती जहेज़ की वजह से। तो अब ये वाली बात जो है ना, तो अब आप बताइए कि अगर यही ट्रेंड रहेगा लोगों में कि बातें ही करते रहेंगे, बातें ही करते रहेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो फिर उसको हम कैसे ठीक करेंगे? नहीं, अली अली यही तो कह रहे हैं जी। दिस इज व्हाट अली अली का पॉइंट यही तो है। हाँ, हाँ। जी, जी, मैं समझ गई उसकी भी बात। जी, मुझे समझ आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अली मैंने इसको इस तरह लिया था कि वो ये बुरा समझ रहे हैं कि जो है वो नहीं 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 इकट्ठा होके कोई बात नहीं नहीं करनी नहीं, चाहिए। वो मैंने नहीं इसको ऐसे समझा था। मैं तो इसको ऐसे ही समझ रहा हूँ कि हम ड्राइंग रूम डिस्कशंस बहुत करते हैं और वो आमतौर पर नेगेटिव ही होती हैं, लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में, लोगों की पर्सनल लाइफ, पब्लिक फिगर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में इस शील्ड के पीछे खड़े हुए करते हैं कि वो तो गीबत नहीं होती। नहीं, गीबत ना होती हो, चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं गीबत नहीं होती, सवाल ये कि मैं क्यों कर रहा हूँ। यानी मैं मेरी ज़िंदगी के ये जो दिन हैं, ये जो मोमेंट्स हैं, इनको मुझे पर्पसफुली यूज़ करना है ना, इससे मैंने क्या करना है?
यानी लेट्स से हमारे जो लीडर्स हैं बड़े बेहया लोग हैं, बड़े ही बेहया लोग हैं, बहुत बदबख्त लोग हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा? व्हाट एम आई डूइंग? असल में गुफ्तगू करना जो है, आप पॉइंट आउट कर दें कि आए मिलकर ये काम करते हैं, इसके लिए अवेयरनेस पैदा करनी शुरू कर दें। इसमें मुझे कोई एतराज़ ही नहीं है, अली को भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी हम सिर्फ ये बताएं बिल्कुल। कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोग टच नहीं होते ना बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि सियासत से हो गया, दीन से हो गया, वैसे आम इश्यूज़ हो गए, तो उससे अवेयर नहीं होते वो लोग। तो अगर हम 10 लोग इकट्ठा हुए हैं किसी जगह पर और हम एक बात कर रहे हैं कि देखें ये चीज़ इस तरह से गलत है, तो ये बताना तो ठीक है ना सर, हालाँकि हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। नहीं, उस करने के लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ना, यानी हम 10 लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि इसके लिए आगे बढ़े, ताकि इस मुल्क के लिए बेहतरी का बायस बने। इसमें आप सारे काम करेंगे, यानी आप इस वक़्त की मौजूदा सिचुएशन के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, आप उसका हल भी तजवीज़ करेंगे। असल मसला तो सिर्फ़ ये कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अंदर बैठ के अपने 2 दोस्तों के साथ, जिस जिस उस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं जिस टॉपिक में हम हर रोज़ गुफ्तगू करते हैं, और गुफ्तगू करके आराम से बैठ के सो जाते हैं। ये चीज़ गलत है सर, हाँ। इस गुफ्तगू का फ़ायदा कोई नहीं, वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ़ ऑन दैट। और जो अली की बात है ना, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, असल में क्या है, वो ये है कि हमें ये काम करके खुद एक सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हमने काम कर लिया, जिसके नतीजे में अमल से और दूर हो जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के ऊपर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें कि मैं क्या-क्या गलत कर रहा हूँ, उसको ठीक करना है, इसका फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा हमसाया क्या-क्या गलत कर रहा है, इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैंने कोई बात करनी है, जाके बात कर लेता हूँ उससे। अमल की तरफ आने की ज़रूरत है। आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सर एक और कमेंट आ गया सईद साहब का कि अली ने जो बात की वो बिल्कुल अलग है, और जफ़र ने जो बात सॉरी अली ने जो बात की वो बिल्कुल अलग है, और सर ने जो तबसरा किया वो बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल सईद अच्छा, साहब का कमेंट आया, आप पढ़ के देखिए क्या बात की है इन्होंने। ठीक है सर, थैंक यू, मेरी बात थैंक यू होगी। जी, थैंक यू शुक्रिया। जी। जी, मैंने वो कमेंट देख लिया। सईद साहब, मेरी बात जो है वो मौई साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की है। बात वही है। हो सकता है कि मेरे अल्फाज़ का इंतखाब ऑप्टिमल ना हो, लेकिन जो जो मीनिंग मोस्ट प्रॉबब्ली इस वक़्त समझ में आ रहा है ना मौई साहब की बात से, मेरा इंटेंशन वही है, उसके करीब ही था। आखिरी हमारे 5 मिनट, 10 मिनट हमने रखे होते हैं अपनी ग्रुप के अपडेट के लिए, सर्कल के लिए। तो आज ज़रा टाइम थोड़ा-सा कम हो गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा-सा हम एक्सटेंड कर लें आज का टाइम। ज़फ़र, आप प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। आसिफ साहब ने ज्वाइन किया था, वो प्रेजेंट करते, बट वो बीच में ही मैसेज छोड़ के चले गए। बट उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, मुझे किसी और मेंबर से पता चला है कि उनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो उनकी सेहत के लिए हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह अल्लाह ताला उनको ताला सेहत दे। शिफा दे जी। और उन्हीं के बिहाफ पे जो हमारे कंडीशनिंग सर्कल की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी बताया है कि आप अपडेट कर दीजिएगा, तो मैं मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ। एक तो ये है कि हमारे सेशन जो रेगुलर चल रहे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रही है। और जो लोग हाजिर होते थे लेकिन गायब होते थे, मतलब बोलते नहीं थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए हैं। और माशाल्लाह जी। पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। मतलब ये महसूस हो रहा है। और पिछले 5 खुसूसी तौर पे 4 और 5 सेशन जो है वो बहुत ही स्मूथ और बेहतरीन किस्म की गुफ्तगुओं पे गुजरे हैं, और वो थे वो जो हमारी कन्वर्सेशन गाइडलाइंस थी उनके ऊपर। एक ये चीज चल रही है सर। दूसरा ये है कि पिछले 2 सेशन से हम, क्योंकि पहले गाइडलाइंस को कंप्लीट करने के बाद हम ये तय हुआ था, जब एडमिन की आपके साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें से कुछ नुकात सामने आए थे कि हम ग्रुप के नाम से लेकर के, उसके विजन से लेकर के, मिशन से लेकर के बाकी तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसी गाइडलाइंस के अंडर जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे बात कर ली है, वीएन पे बात कर ली है, उस पे चीज़ें तय हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब पिछले जो 2 सेशंस हैं वो नाम के हवाले से, मतलब वीएन से अलाइन एक टाइटल हो, हमारे ग्रुप का नाम हो, उसी से अलाइन हो, मतलब जब देखा जाए तो उसी से अलाइन हो। तो बड़ी दिलचस्प 2 गुफ्तगुएं रही हैं।
सईद साहब ने फिर ग्रुप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक और निशानदेही की कि मैं ये समझ नहीं पाया कि आप लोगों ने जब नाम तजवीज़ किए हैं तो वो सारे के सारे इंग्लिश थे। मैं मुंतज़िर था कि कोई उर्दू में भी हो, और मुझे इसकी कोई ख़ास हिकमत समझ नहीं आ रही। जब ये बात उन्होंने की तो फिर हमें तवज्जो हुई तमाम मेंबर्स को, और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। और फिर मैंने कहा तो फिर ये बात सामने आई कि ऐसा नहीं था कि हम कॉन्शियसली इंग्लिश की तरफ इंक्लाइन थे, बल्कि वो शायद ऐसे ही था कि बस वो पहला नाम भी इंग्लिश में था, तो उसी की हम सजेस्ट कर रहे थे चीज़ों को। लेकिन यूं हुआ कि फिर एक दिलचस्प गुफ्तगू शुरू हो गई, फिर हम उर्दू में नाम सजेस्ट करना शुरू हो गए, और फिर एक तहरीक अहयाए उर्दू और अहयाए इस्लाम हमने शुरू कर दी कि इसके अंदर हम फिर उर्दू नाम सजेस्ट करें। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के नाम आना शुरू हो गए हैं। तो मैं यहाँ आपसे रहनुमाई भी लूँगा अपने पूरे ग्रुप के बिहाफ पे। हमें आपकी तरफ से रहनुमाई चाहिए कि ये जो पॉइंट आया है, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं उर्दू के साथ, हमारे दिल के करीब है। हमारे बुजुर्ग ये भी कहते हैं इस्लाम की 3 ज़ुबानें हैं, दूसरे नंबर पे उर्दू है। तो क्या अगर ये कोई तजवीज़ हो जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, क्योंकि हमारे मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं जो उर्दू को पसंद कर रहे हैं, तो ये पूरी अपडेट थी, मैं चाह रहा था आप तक पहुंचा दी जाए। और आखिर में ये आपकी रहनुमाई है जो नाम के हवाले से है या ज़ुबान के हवाले से है। नहीं नहीं, मैंने क्यों रहनुमाई देनी, ये तो दिस इज पब्लिक ग्रुप जी। मेरा ख्याल है कि इस मामले में तो आप यही असूल जो आपका है अभी तक, अल्लाह करे इसको आप और मज़ीद मुस्तहकम करें कि ये नाम रखें भी वो जो कि सब लोगों का मिल के जो डिसाइड करते हैं। इसमें किसी को एक से ज़्यादा वोट की का इन्फ्लुएंस ना दें, वही नाम रखें, और कल को अगर बदलना हो तो वही उसी तरीके को इख्तियार करें। ये हमारा जो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि इट्स अ पब्लिक ग्रुप, और इसमें लोग आएंगे और अपने अपने लिहाज से करेंगे काम, और इंशाल्लाह इसी चीज़ की दीज ट्रेडिशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। नाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होगी कि ये हम ट्रेडिशंस क्या बना रहे हैं, इसमें लोगों की इंक्लूजन कैसे हम क्रिएट करते हैं। हम किसी की राय को साइडलाइन नहीं कर देते इसलिए कि ये हमसे डिफरेंट है। तो जस्ट वर्क ऑन दैट, और वो जो आपके कॉन्वर्सेशन की गाइडलाइंस हैं वो असल में इसी की तरफ लेके जाएंगी इंशाल्लाह आपको। जी, थैंक बिल्कुल यू। ऐसे ही सर। मतलब ये जो फिर इमोशनल रीजनिंग के तहत हम जो अहयाए इस्लाम की तहरीक चलाने का मंसूबा बना रहे थे उसको रद्द कर दें, ख़त्म कर दें। यार इस्लाम की तहरीक तो मतलब हमने चलानी नहीं है। यानी जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तहरीक चलाएं। हर आदमी जो है उसका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैंने इस दुनिया की इस सफ़र को अपनी बेहतरी के लिए यूज़ करके अपने परवरदिगार के हुजूर में जाना है। क्योंकि आपने जाना तो है, बेहतर करके जाना है तब भी, और कमतर करके जाना है तब भी, जाना तो उधर ही है। तो हाउ वुड यू लाइक टू गो? इसको सामने रख कर आपने सारा काम करना है। हमारा काम बेसिकली मेरी इस्लाह का काम है, मेरी इस्लाह का काम। इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। मेरी इस्लाह हो गई तो मेरा इन्फ्लुएंस बेहतर हो जाएगा, मेरा इन्फ्लुएंस बेहतर हो जाएगा तो फिर एक बड़ी स्केल पे भी इस्लाह हो सकती है। लेकिन फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर द पिवट ऑफ योर लाइफ, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी। ट्रू। ये सर अज़राए तफन्नुन हम तहरीक की बात कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी वो जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है उसी पे चीज़ें कर रहे हैं। आखिर में एक चीज़ और भी मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको खुश भी करेगी, और वो ये है कि हमारी इस सारी कन्वर्सेशन में और ग्रुप में कुछ ऐसी स्टोरीज भी आ रही हैं, कुछ ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज भी आ रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन, माशाल्लाह, जिससे माशाल्लाह। दिल मोटिवेट हो रहा है और अच्छा लग रहा है। कल के सेशन में सिस्टर आयशा ने तहरीर की सूरत में अपनी स्टोरी और अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो बयान की थी। मैं फिर उसके बाद हमने जब वो सेशन ख़त्म हो गया उस पे भी गुफ्तगू की थी, कुछ हमने चीज़ों को क्रिटिकली भी देखा था, लेकिन ओवरऑल वो एक मास्टरपीस था, अदब का भी, रवानी का भी, और माशाल्लाह, ट्रांसफॉर्मेशन का माशाल्लाह, भी, और एहसास का भी। तो माशाल्लाह मैं जी। ये चाह रहा था कि आप ये भी रखूं आपके सामने कि ये सारी एफर्ट के कुछ नतायज, कुछ समरात हम देख रहे हैं अपने यहाँ, और वो माशाल्लाह हमें जी। मोटिवेट कर रहे हैं, और फोकस बढ़ रहा है अपनी ज़ात के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। मुझे उन्होंने भेजी थी कल, अली ने
ये अली रज़ा ने भेजी थी। मैं अनफॉर्चुनेटली उसको अभी तक देख नहीं सका हूँ। वो मैं देख लूँगा इंशाल्लाह, जल्दी देख लूँगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह खैरियत रखे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राइट जी, खुदा हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।